हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिमेनिंग करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और हाफ लाइफ टाइम पीरियड का डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ क्या रिलेशन होता है, इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। इस लेक्चर में हम ग्राफिकल डिनोटेशन की बात करेंगे और इसके अलावा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनके एग्जांपल्स क्या कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। सो लेट अस स्टार्ट। टॉपिक अपना चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम बात करेंगे ग्राफिकल denotation. So we have these four integrated rate equation for first order kinetics. ये हमारे पास चार integrated rate equation है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। इनको इन दो इक्वेशंस के लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और इन दो इक्वेशंस के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स क्या है, एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द सेम ए टी इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, इस इक्वेशन को आगे जब मैं सॉल्व करूंगा या दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, ग्राफ सेम बनेगा। आगे सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, मैं इस इक्वेशन को लेकर के चल रहा हूँ। k1t इज इक्वल टू आएगा आपके पास 1/t ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, और ln a को मैं एक तरफ ले लूँ a माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा k1t। इस इक्वेशन को मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो y एक्सिस पर मेरे पास क्या आ जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स, और x एक्सिस पर आ जाएगा t। स्लोप m होता है जो किसके बराबर आएगा, k1 के बराबर। इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 है। तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। x एक्सिस पर आपके पास t है, y एक्सिस पर आपके पास ln a अपॉन a माइनस एक्स। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ln a नॉट अपॉन a t भी लिख सकते हो। तो मैं और करके लिख रहा हूँ यहाँ पर ln a नॉट अपॉन a t। दोनों एक जैसे ग्राफ होंगे, बस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। a की जगह a नॉट लिखा है, a माइनस एक्स की जगह a t लिखा है। जो इक्वेशन है उसमें इंटरसेप्ट 0 है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन पॉइंट से जाएगी। इसका जो स्लोप होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टेन थीटा के, मीन्स k1 जो रेट कांस्टेंट है, मीन्स इस k1 की जो वैल्यू निकाली जाएगी वो स्लोप की हेल्प से निकाली जाएगी, जो किसके इक्वल होगी, टेन थीटा के। यानी टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो k1 के बराबर होगी, एंड दैट विल बी स्लोप ऑफ द ग्राफ। k1 को इसी तरह से डिटरमाइन किया जाता है, रेट कांस्टेंट को ग्राफ की हेल्प से ही डिटरमाइन किया जाता है। इन दोनों इक्वेशन से इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब जो रिमेनिंग दो इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में है, लॉग बेस 10 की फॉर्म में, ये नेचुरल लॉग की फॉर्म में थी। इस इक्वेशन को अगर मैं फिर वापस लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, k1t इज इक्वल टू 2.303 एंड log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अगेन ये टर्म सेम है। ए बता दिया आपको क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, जिसको ए नॉट और ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर मैं log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स को एक तरफ कर लूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, k1t अपॉन 2.303। इसको फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। आगे y एक्सिस पर क्या आ जाएगा अपने पास, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स या log ऑफ a नॉट अपॉन a t।
एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, टी लेंगे, एम की जगह अब की बार क्या आएगा, k1 अपॉन 2.303 और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है 0। तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, या इसको क्या लिख सकते हैं, और लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। एक्सिस पर टी आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, अगेन स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, k1 बाई 2.303। अब की बार पिछले वाले ग्राफ और इसमें किसका डिफरेंस है, जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं तो यह ln होता है, ये 10 बेस का लॉग है, तो स्लोप जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू k1 अपॉन 2.303। बस ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी स्ट्रेट लाइन होगा। तो किसी भी इक्वेशन से आपसे ग्राफ बनवा सकता है। अब मैं इस इक्वेशन को ओपन करके लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, k1t इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। ln a माइनस एक्स को मैं इस साइड ले रहा हूँ और k1t को इस साइड ले रहा हूँ, तो ln a माइनस एक्स इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा और k1t इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस k1t प्लस ln a। और इसको क्या लिख सकते हैं, ln at माइनस k1t प्लस ln a नॉट। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। y एक्सिस पर ln t आ जाएगा, ln at सॉरी, x एक्सिस पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस k1 के। अब की बार इसमें इंटरसेप्ट आएगा ln a नोट के बराबर। देयरफॉर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरह से प्लॉट होगा, ln इसको a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, ln at भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर इसको ln r लिखा गया है, आप नोट कर ले इसको। एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा गया है, ln r, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आफ्टर टाइम t रिएक्टेंट की जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनिशियल को r नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस पर क्या आएगा आपके पास, टाइम, ग्राफ अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा है आपके पास, नेगेटिव है, माइनस k1 के बराबर है। स्लोप डिटरमाइन करेंगे किससे, अगेन बाई टेन थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस k1 के बराबर। k1 की वैल्यू यहाँ पर जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी उससे डिटरमाइन करेंगे। और अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ln और a नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल बी इंटरसेप्ट। और इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए नॉट की। स्लोप की हेल्प से हम किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अगर इक्वेशन हमें इस तरह की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करना है तो जैसे सिचुएशन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग, एक चीज मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था, वहां पर भी इसी तरह का ग्राफ आ, लॉग की टर्म वहां पर नहीं थी। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ दे दिया जाता है, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जाता है। तो ऑर्डर किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, अगर लॉग की टर्म में दे रखा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, और अगर विदाउट लॉग दे रखा है तो फिर वो किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है। नाउ अगर मैं इसी इक्वेशन को 10 बेस में कन्वर्ट करूँ तो लॉग 10 की फॉर्म में किसके बराबर आएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a upon a minus x, that will be k1t upon 2.303 is equal to log of a minus log of a minus x। a minus x को मैं इधर ले लूंगा और k1t की टर्म को इधर ले लेंगे तो माइनस k1t अपॉन
2.303 प्लस log ऑफ a। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 80 इज इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2.303 t प्लस log ऑफ a। अगर इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया जाए तो इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ ln की जगह हम क्या यूज करेंगे, log यूज करेंगे, और स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, माइनस k1 2.303 m, x एक्सिस पर t और y एक्सिस पर क्या आ जाएगा, log ऑफ 80। तो यहाँ पर जो टर्म यूज होगी वो क्या यूज होगी, log ऑफ a माइनस एक्स या log ऑफ 80, और यहाँ पर log ऑफ a। वैल्यू सेम तरीके से डिटरमाइन होंगी, विद द हेल्प ऑफ स्लोप k1 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, इंटरसेप्ट की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से a नोट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस के ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप सभी सिचुएशंस को अच्छे से समझ लेंगे, जिस सिचुएशन में आपसे ग्राफ पूछा है या जिस तरह का ग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे इक्वेशन को। और मैंने बताया जीरो ऑर्डर और इसमें जो डिफरेंस है वो मेनली किस चीज़ का डिफरेंस है, वो डिफरेंस किसका है, वो नेचुरल लॉ की टर्म में डिफरेंस है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली जो रिएक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या कौन से होते हैं। जनरली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं और वी कैन से थर्मल डीकम्पोजिशन जो होता है दैट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और डीकम्पोजिशन में जनरली मॉलिक्यूल की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। इस तरीके से मॉलिक्यूल क्या होता है, टूट जाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है वो आसानी से टूट जाता है। तो जो थर्मल डीकम्पोजिशन है इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने मॉलिक्यूलरिटी के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था कि जिन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है वहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और उसकी ब्रेकिंग होती है इस तरीके से। तो जनरली रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% होती है। इसलिए जो थर्मल डीकम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या रहती है, 1 रहती है, और उनका ऑर्डर भी क्या रहता है, 1 रहता है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का डिकम्पोजिशन, H2O2 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है हीट की प्रेजेंस में, इट विल कन्वर्ट इनटू H2O प्लस O2। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय K1 कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2O2 की पावर 1। और वी कैन से जब हम इसकी रेट में चेंज देखते हैं तो यहाँ पर H2O2 इस तरह का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन को अगर हम ट्वाइस करते हैं तो रेट भी ट्वाइस हो जाता है, इसको थ्राइस करते हैं तो रेट भी थ्राइस हो जाता है। इट मीन्स इससे ये प्रूव होता है कि रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। और मैंने बताया आपको कि जनरली जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ही होता है। नंबर 2, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का जो डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। N2O5 डिकम्पोज होगा टू गिव NO2 प्लस हाफ O2। Therefore rate is given K1 N2O5 की पावर 1। Similarly, decomposition of ammonium nitrite NH4NO2। NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट होता है। इसका भी जब थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज अमोनियम नाइट्राइट सॉलिड होता है और सॉलिड अगर लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन चेंज क्या लिया जाता है, यूनिटी लिया जाता है। लेकिन यहाँ हम सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्वस सॉल्यूशन की। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे इट विल गिव N2 प्लस 2H2। अगेन रेट इज गिवन बाय K1
कंसंट्रेशन चेंज ऑफ अमोनियम नाइट्राइट की पावर 1। तो सभी के अंदर ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पर भी ऑर्डर 1 रहेगा, यहाँ पर भी ऑर्डर 1 रहेगा, यहाँ पर भी ऑर्डर 1 रहेगा। और मैंने बता दिया कि किस तरह से डिटरमाइन हो रहा है। जबकि रेट में चेंज देखा जाता है, जो रेट लॉस है, तो जितना कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग रेट चेंज होती है। डबल करते हैं रेट डबल हो जाते हैं, ट्रिपल करते हैं रेट ट्रिपल हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 4th नंबर पर, अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। NO2 नाइट्राइट आयन होता है, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन होता है। इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं NH4NO3, तो डिकम्पोज होकर के ये क्या बनाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 2H2। हनीन रेट इज गिवन बाई NH4NO3 की पावर 1। ये नाइट्रोजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने का मेथड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड को प्रिपेयर करने का मेथड है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस जो डिफरेंट टाइप्स की हम रीड करते हैं, वहाँ पर किस तरह की काइनेटिक्स फॉलो होती है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 0 ऑर्डर के अंदर डिस्कशन किया था, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3। अमोनिया का हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन में भी डिस्कशन किया था, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन किस पर होता है, मेटल सरफेस पर होता है, लाइक गोल्ड और प्लेटिनम, तो वो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। लेकिन हीट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन होता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मीन्स NH3 डिकम्पोज बाई हीट इनटू N2 प्लस H2, 1/2 N2 और 3/2 H2। Therefore rate is equal to K1, अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 1। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनके एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको जब डिकम्पोज करवाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इट विल गिव SO2 प्लस Cl2। तो रेट इज गिवन, रेट इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 की पावर 1, ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शंस होती हैं उनके वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। मैंने बताया आपको कि उनमें मॉलिक्यूल एक ही इन्वॉल्व होता है और एक मॉलिक्यूल इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। सेकंड नंबर पर मैं एग्जांपल्स लेकर के चल रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पर थर्मल डिकम्पोजिशन था, सेकंड नंबर पर जो एग्जांपल्स हैं वो है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव डीके। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सारी की सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो है वो किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। मीन्स उनके कंप्लीशन में क्या होता है, जो 100% कंप्लीशन में उसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है, पहली चीज। दूसरा, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं, एनर्जी रेज को, अल्फा बीटा गामा एनर्जी रेज को एमिट करती हैं टू स्टेबलाइज देयर न्यूक्लियस। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना ये नेचुरल रेडियो एक्टिव प्रोसेस है। आर्टिफिशियली भी होता है और नेचुरल भी होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाई चांस ये NCERT में नहीं है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की दूसरी बुक्स को रेफर करेंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो वी हैव ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको हम नाम दे रहे हैं पेरेंट न्यूक्लियाई।
और ये है डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई मीन्स पेरेंट न्यूक्लियाई जब अपने डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। मीन्स ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और ये क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 पर मैं अगर इसकी नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज n नोट के बराबर हूँ तो ये कितना रहेगा, 0। टाइम t इक्वल टू t पर नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज जो पेरेंट न्यूक्लियाइज जो nt के बराबर हो गए तो जो रिमेनिंग है n नोट माइनस nt ये किस में कन्वर्ट हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। इसका जो रेट कांस्टेंट है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है बट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज के लिए हम इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A नोट अपॉन AT। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। जब इसको रेडियोएक्टिव रिएक्शंस के लिए लिखा जाता है इट बिकम लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ N नोट अपॉन NT। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज हैं उनके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज किया जाता है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी दे सकते हैं इनके लिए, T हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन K1 की जगह यहाँ क्या ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं। बाकी टाइम पीरियड्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पर हाफ लाइफ टाइम पीरियड के साथ बाकी टाइम पीरियड्स का रिलेशन डिस्कस किया था। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या है, जितनी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस है, रेडियोएक्टिव डिके होते हैं, दे ऑल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं बता चुका हूँ आपको। देयरफॉर दे ऑल्सो कंप्लीट इन इनफाइनाइट टाइम। इनके कंप्लीशन में भी क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसलिए इनके लिए एवरेज टाइम पीरियड दिया जाता है टी एवरेज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1.44 इंटू टी हाफ। जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है उसको 1.44 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस के लिए एवरेज लाइफ टाइम आ जाता है उनका, जो भी डीके हो रहा है उसके लिए। तो आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं। ये किसके लिए, रेडियोएक्टिव रिएक्शंस के केस में दिया जाता है। नाउ थर्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डेली लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसका जो डिस्ट्रॉयमेंट होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसलिए ये आप डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कोई भी जो सॉप की ऐड होती है उसके, या जो भी बैक्टीरिया किलर सॉप या डिटर्जेंट, या बात करें उनकी पेस्टिसाइड्स की या दूसरे टॉयलेट क्लीनर्स की, इनमें कहीं पर भी 100% का ऐड हमने नहीं देखा। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि 100% जर्म्स को क्या कर देगा, किल कर देगा। वहाँ या तो 99% लिखा होता है या 99.9% लिखा होता है, 100% कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों नहीं लिखते वो, क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ग्रोथ या डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ बैक्टीरिया वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये कहती है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीशन में इनफाइनाइट टाइम लेती है। मीन्स अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो वो भी पूरा ग्रो होने में क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा। और अगर हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो भी उसके डिस्ट्रॉयमेंट में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसलिए कहीं पर भी आपको ऐड में 100% लिखा हुआ नहीं मिलता। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, जब अपनी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया की डिजीज़ हो जाती है तो अपने को बहुत लंबे टाइम के लिए दवा देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक डोज को रोक देते हैं, दूसरी डोज चालू कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि वो बैक्टीरिया की जो डिस्ट्रॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे को डोज देते हैं, हमारे को दवाइयाँ देते हैं कि कितने टाइम के बाद कौन सी दवा को स्टॉप करना है और नई दवा इसके लिए कब चालू करनी है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉयमेंट है उसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए धीरे धीरे करके वो क्या होता है, ठीक होता है। तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल्स इसके अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बचा हुआ है दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बट वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है, इसलिए उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, उसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस की, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ रेगुलर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से आपको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो आपको ट्रिक्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हेल्प करती हैं, वो डिस्कस करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।